हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम नए टॉपिक को शुरू करने वाले टॉपिक है हमारा मॉरलिटी वर्सेस लॉ। दोनों में आखिर डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, ये दोनों टर्मोलॉजीज कैसे आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम ये टर्मोलॉजीज को हम इसलिए समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन को इसलिए समझ रहे हैं ताकि आप जब क्वेश्चंस करने जाए, आंसर्स लिखने जाए या फिर केस स्टडी को समझ के जब आंसर्स रिफ्लेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो वहां के आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली यहाँ पे हम पूरा लेक्चर देख पाए, पूरा कंप्लीट सीरीज को समझ पाए कि किस तरीके से इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में आखिर डिफरेंशिएशन हो सकता है, किस तरीके से इन दोनों में एक सिमिलरिटीज भी हो सकती है कहीं ना कहीं, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से गवर्नेंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस चीज की, इन टर्मिनोलॉजीज की डिफरेंशिएशन कैसे गवर्नेंस चलाने में मदद करती है उसे भी समझेंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, होपफुली यहाँ पे हम जब शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम हमेशा एज यूजुअल जो हमारे बेसिक कोट है उससे हम शुरुआत करते हैं। इट इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू क्वेश्चन अथॉरिटी। किस तरीके से एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, एक मूल रूप से अधिकार बनता है कहीं ना कहीं, वो अथॉरिटी से क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये सिटीजन आपके अगर किसी कंट्री में रह रहे हैं तो कंट्री में एज ए सिटीजन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछते रहे। क्यों पूछे क्वेश्चन? ताकि वो क्वेश्चन से कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी बन सकती है, रिफ्लेक्शन आने में कोई चेंजेस हैं या कोई करप्शन है उनमें क्लियरेंस हो सकती है कहीं ना कहीं। ये कम्युनिकेशन गैप जो बनता है कई बार, जिस वजह से चीजें बिगड़ती है, उनमें भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फेस बन सकता है कहीं ना कहीं, राइट। तो इसीलिए इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू क्वेश्चन अथॉरिटी। ये एक सिंपल सा कोट था, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लगे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है या बहुत ज़्यादा तेज है कहीं ना कहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको 1.5x 2x इन सब पे भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा सबसे बेसिक चीज़ आती है, लॉ आखिर होता क्या है। किस तरीके से आज के समय में हम जब किसी कंट्री में रहते हैं, किसी देश में रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उस देश के खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है कहीं ना कहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन संवैधानिक रूप से बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बनाए गए। मैं एज ए कैंडिडेट अगर भारत का निवासी हूँ कहीं ना कहीं, एज एन इंडियन सिटीजन हूँ, तो यहाँ पे मेरे मूल सिद्ध रूप से कुछ बाउंडेशंस बनाई गई हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बनाए गए हैं कि इस तरीके से अगर आप सर्वाइव रहते हैं इस कंट्री के अंदर, तो या फिर हम बोल सकते हैं आपको इस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग इस कंट्री में रहना होगा कहीं ना कहीं, जिसे हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। लॉ रिफर्स टू सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। किसके द्वारा बनते हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनते हैं, डिजाइन टू रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर विद इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें चल रही है उसको मेंटेन करने के लिए उसके बिहेवियर को, मतलब आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कोई सारे पीपल किस तरीके से सोसाइटी में रहेंगे, एक दूसरे के प्रति किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो लॉ कहलाते हैं। वो किसके द्वारा बनते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लॉ आर बैक्ड बाय लीगल अथॉरिटीज सच एज कोर्ट्स एंड लॉ मेकर्स। ये किनके द्वारा बनाए जाते हैं? लॉस जो होते हैं वो लीगल अथॉरिटीज जो पूरी कंट्री में है हमारे, उनके द्वारा, जैसे जुडिशरी सिस्टम हो गई, उनके द्वारा बनते हैं कहीं ना कहीं, लॉ मेकर्स के द्वारा बनते हैं। नॉन कंप्लायंसेस विद लॉ कैन रिजल्ट इन लीगल पेनल्टीज सच एज फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट और अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। इन केस अगर हमारे यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी तरीके से जब इन लॉ को तोड़ा जाता है, इन सेट ऑफ रूल्स को तोड़ा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर ट्रैफिक में चलना है, रेड लाइट आएगी, रेड सिग्नल आएगा, तो आपको रुकना है कहीं ना कहीं। अगर आप उसको तोड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो रुकना है, वो एज ए लॉ है, एज ए रूल्स एंड रेगुलेशन कंडक्ट है जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट आइडेंटिटीज के द्वारा कहीं ना कहीं, ट्रैफिक रूल सिस्टम के द्वारा बने गए। लीगल अथॉरिटीज की बात करिए हमने, लीगल अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज होती है जिनके पास पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्राइटेरिया बनाने के राइट्स होते हैं लीगली कहीं ना कहीं, राइट। आपने अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो वहां पे आपको पनिश होगा। पनिश किस तरीके से हो सकता है? फाइन्स देने पड़ सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट, जेल जाना पड़ सकता है, अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट हो सकती है, किसी भी तरीके की पनिशमेंट होती है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट। अब फीचर्स ऑफ लॉ में हम देखते हैं सबसे ज्यादा इसकी खासियत क्या हो सकती है लॉ की। फॉर्मेलिटी। लॉस आर फॉर्मली कॉडिफाइड एंड रिटन डाउन इन लीगल टेक्स्ट। हमेशा जो लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं लीगल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाते हैं। इनको हम इसी तरीके कैसे ना करके एक ओवरऑल
पेज पे लिख दिया या कुछ तरीके से वो नहीं होता, एक लीगल फॉर्मेट होता है, उसी बेस पे हर एक कंट्री का लीगल फॉर्मेट या लीगल टेक्स्ट लिखने का तरीका या उसे अमेंड कराने का तरीका, पॉलिसी मेकिंग को एक तरीके से सिंप्लीफाई करने के तरीके सबके अलग अलग है कहीं ना कहीं। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारे लॉज है जो आर्टिकल के अंदर लॉज के अंदर आर्टिकल के अंदर क्लोजेस एंड एवरीथिंग उस तरीके से डिराइव है, सच एज इंडियन पेनल कोड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक एग्जांपल है किस तरीके से फीचर्स ऑफ लॉ में फॉर्मेलिटी किस तरीके से देखी जा सकती है। एनफोर्सिबिलिटी, लॉ आर एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। हमेशा लॉ किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हमने देखा लीगल अथॉरिटीज के द्वारा, लेकिन इनको इन्फोर्स कौन करता है, लागू कौन करता है, या तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है। वायलेशन ऑफ लॉ कैन बी लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रूल्स तोड़ते हैं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, हम यहाँ पे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो चल रहे हैं, अगर आप उन लॉ को तोड़ते हैं, सोसाइटी में जो लॉ चल रहे हैं उनको तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं तोड़ने के बाद जो भी चीजें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो सबके लिए समान रूप से देखा जा रहा है, कॉमनली देखा जा रहा है, वो सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाएगा, या आपको भी उसी लेवल पे पनिश किया जाएगा जैसे मेरे को किया जाएगा, या जैसे XYZ किसी और थर्ड पार्टी को किया जाएगा, तो उसे हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कह रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। यूनिवर्सलिटी क्या हो गया, लॉ अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल इंडिविजुअल विद इन जुडिशरी, हर एक के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अभी हमने बात करी एग्जांपल के तौर पे, ट्रैफिक सिग्नल अगर मैं तोड़ता हूं तो मेरे लिए भी वही रूल्स रेगुलेशन है, आपके लिए भी वही है, XYZ किसी और के लिए भी है। हाँ, हो सकता है 18 से अंदर हो तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से एग्रीगेटेड हो सकते हैं, लेकिन 18 के अंदर भी सबके लिए एक समान रूप से रूल्स रेगुलेशन होंगे। थोड़े से इसके अंदर डायल्यूशन और फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कहीं ना कहीं, बट रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा सबके लिए स्टैंडर्ड ऑफ सेट्स है जो सबके लिए कॉमन है कहीं ना कहीं, राइट। अब हमारा आ रहा है व्हाट इज मॉरलिटी। मॉरलिटी आखिर क्या होती है, किस तरीके से मॉरलिटी को हमने अभी एथिक्स और मॉरलिटी के जब डिफरेंशिएशन को समझा था तब भी क्लियरेंस हुई थी कि आखिर मॉरलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे चलती है। मेरे जो अपब्रिंगिंग है, मेरे जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी या फिर हम बोल सकते हैं रिलीजियस, मेरे कल्चर, मेरी बिलीव्स, मेरी मान्यताएं, मेरी वैल्यूज, उन सब पे डिपेंड कर सकती है कहीं ना कहीं। वहां पे एथिक्स और लॉ इन सब पे डिपेंड नहीं करता, वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो सबके लिए कॉमन है। अब यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन सबके लिए जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे इंडिविजुअल लाइफ के लिए जो चल रहे हैं, आपके लिए हो सकता है अलग तरीके से चले, तो उसे हम मॉरलिटी कह रहे थे कहीं ना कहीं, राइट। मॉरलिटी रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, values and principles that guide individual in distinguishing right from the wrong in the personal life and their dealing with others। किस तरीके से मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में मेरे जो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, मेरे को सेट ऑफ रूल्स जो है मेरे, वो डिस्क्राइब करने में मदद करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग सही क्या है, मेरे अकॉर्डिंग गलत क्या है, तो उसे हम मॉरलिटी कह रहे हैं। ये सिस्टम को, ये फिनोमिना प्रोसेस को मॉरलिटी कह रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। Morality is typically derived from social, cultural, religious and philosophical values and its subjectivity। ऑब्वियस सी बात है, मॉरलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सोशली, कल्चरल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल जो वैल्यूज है इंडिविजुअल की, हम मेरे खुद की, मेरे पर्सनल बिहेवियर के अंदर जब इन सब चीजों की मान्यताएं आ गई कहीं ना कहीं, जिस वजह से मेरी मॉरलिटी बन रही है कहीं ना कहीं, राइट। अब समझ में आया होगा, लॉ एक यूनिवर्सल लेवल पे चल रहा है, अब मॉरलिटी इंडिविजुअल लेवल। तो हम फिर बोलेंगे सर एथिक्स और लॉ तो सेम हो गया, बट उनमें भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे। लॉ और एथिक्स में किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है उस पर भी हम बात करेंगे, राइट। अगर आपको आंसर पता है प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स के आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। फीचर्स ऑफ मॉरलिटी क्या हो सकती है, सब्जेक्टिविटी। मॉरलिटी इज ऑफन शेप्ड बाय इंडिविजुअल कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियंस, अपब्रिंगिंग, पर्सनल लाइफ। ऑब्वियसली बात हमने बात करी थी, मेरे खुद के इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी क्या है, मैं किसको कितनी मान्यता दे रहा हूं, किसको कितनी मान्यता नहीं दे रहा हूं, उस पर डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। सोशल एक्सपेक्टेशन, मॉरलिटी इज यूजुअली नॉट लीगली एनफोर्सेबल बट इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड विद इन अ गिवन सोसाइटी और कम्युनिटी। मॉरलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं एनफोर्स नहीं की जा सकती, मेरे ऊपर मेरे विचार, मेरे थॉट प्रोसेस को आज के समय में देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकता हूं मैं दूसरों से कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे जो बिहेवियर के अंदर, मेरे जो खुद के इंडिविजुअल थॉट्स है, मेरे खुद के जो एक मान्यता है किसी चीज को लेके, वो एनफोर्स नहीं कर सकता कोई भी मेरे ऊपर, वो मेरे खुद के हैं कहीं ना कहीं, राइट।
इंटरनल गवर्नेंस, यहाँ पे हम बात करें, इट इज ए इंटरनल कंपास ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड इट्स नॉट इम्पोज थ्रू एन एक्सटर्नल अथॉरिटी लाइक द लॉ। यहाँ पे इंटरनल गवर्नेंस की बात करेगी, मेरे खुद की गवर्नेंस की बात करेगी, इंडिविजुअल लेवल की गवर्नेंस की बात करेगी, किस तरीके से जो लॉ राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिफरेंशिएशन बन रहा है वो मेरे खुद के बेस पे, मेरे खुद के बिलीफ पे बन रहा है। इंटरनल कंपास मतलब मेरे खुद के सिस्टम के थ्रू बन रहा है कहीं ना कहीं, वो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बना रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा मॉरलिटी क्या होती है, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ पाएगा, राइट। लॉज आर इनेक्टेड बाय सोशल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली बात है, सॉरी, स्टेट एंड लीगल इंस्टीट्यूट। किस तरीके से स्टेट वाइज हो सकता है, लीगल इंस्टीट्यूशन जो है उनके द्वारा ही लॉ बनाया जाता है। वहीं पे मॉरलिटी शेप बाय इंडिविजुअल, कम्युनिटीज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, राइट। लॉ आर एनफोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट एंड कैरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। किस तरीके से जो लॉ होते हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी होती है पनिशमेंट एंड इन सब की। बट मॉरलिटी इज सेल्फ रेगुलेटेड, सोशल प्रेशर और पर्सनल गिल्ट इन्फ्लुएंस अधरेंस। मतलब यहाँ पे मॉरलिटी हमने जो बात करी थी अभी शुरुआत में, किस तरीके से मॉरलिटी जो होती है वो सेल्फ रेगुलेटेड है, मेरे खुद की जो भावना है, मेरे खुद की जो इच्छाएं हैं, मेरे खुद के जो थॉट प्रोसेस है उनके बेस पे चल रहा है। बट हाँ, सोशल प्रेशर और खुद के पर्सनल गिल्ट की वजह से ये चीजें इन्फ्लुएंस जरूर हो सकती है। मतलब कि आज के समय में हम देख सकते हैं, हम जो देख रहे हैं दूसरे लोगों को देख के हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें या हम भी ऐसा बने। आप एज एन आईएएस बनना चाहते हैं, क्या आप दूसरे को देख के बनना चाहते हैं या खुद की एक इच्छा है उसके बेस पे बन रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए, आज के समय में हम जब दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो यहाँ पे उसे हम बात करें सोशल प्रेशर की वजह से, तो वो सोशल प्रेशर हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो बेसिकली हम बोल रहे हैं ना विचारधारा जो है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो एक लेवल तक इन्फ्लुएंसिंग हो सकती है, लेकिन मॉरलिटी इज ऑलवेज ए सेल्फ रेगुलेटेड। मेरी कैसी मॉरलिटी है वो मेरे खुद के व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। लॉ कैन बी रिटन एंड कॉडिफाइड इन लीगल टेक्स्ट। लीगल टेक्स्ट की हमने बात करी थी, मतलब इस पे ऑब्वियसली बात, इंडिया के अंदर अगर लॉ बिल को लॉ में कन्वर्ट करते हैं या एक्ट को लॉ, इन सब में हमने प्रोसेस में पढ़ा था किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करते हैं, प्रोसेस होता है काफी। दूसरे इंस्टीट्यूशन के हो रहा है जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पर साइन करेंगे ना एवरीथिंग। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं मॉरलिटी इज ऑफन अनरिटन एंड कैन वेरी अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी किस तरीके से चल रही है उस पे। यहाँ पे विचारधाराएं बदल सकती है क्योंकि वो अनरिटन है। यहाँ पे चीजें बहुत कम रिटर्न होती है, इस चीज को सोचिएगा। आज के समय में मॉरलिटी जो है, हमारी जो विचारधारा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस कल्चर में आपने जो आपके एंसेस्टर्स जो बड़े लोग हैं या फिर जो भी एंसेस्टर रहे उनसे जो समझा है, सुना है, कहीं ना कहीं उस बेस पे अपने रेगुलेशंस बना रहे, अपने बिलीफ बना रहे कहीं ना कहीं, राइट। तो वहां पे ये अनरिटन है, ये थोड़ा अनसर्टन हो सकता है। लॉ इज ऑलवेज ए लीगल रिटन थिंग, राइट। लॉस अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स विद इन जुडिफिकेशन। किस तरीके से जो जुडिशरी सिस्टम है उसके तहत ही लॉ सारे के सारे डिराइव होते हैं। मॉरलिटी में डिफर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और कल्चरल बिलीफ, हमने यही बात करी थी। यहाँ पे कल्चरल और इंडिविजुअल बिलीफ पे डिपेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर हो होगा। इन केस यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन बनता है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि हम उसको लेके भी और डिटेलिंग में आगे क्लास में बात कर पाएंगे, राइट। चलिए, अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। हमने समझा सर लॉ तो ठीक है, बहुत अलग चीज हो गई, बहुत सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बेस पे बनता है। मॉरलिटी बहुत अलग तरीके से बनती है, बट इनमें इंटर रिलेशन क्या हो सकता है? इंटर रिलेशन मतलब समझना यहाँ पे किस तरीके से ये दोनों ही टर्मोलॉजीज एक दूसरे से इंटर रिलेट कर सकते, उसकी बात करेंगे। वाइल लॉ एंड मॉरलिटी are distinct, they are often intersect. They are scenarios where laws reflect the moral values of the society. अब ये समझना लाइन को। And in some case the law can influence and shape moral behavior. हम बात कर रहे हैं कुछ हद तक जो लॉ बनते हैं कहीं ना कहीं वो मॉरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी हैं, उन्हीं बेस पे बनते हैं कहीं ना कहीं। लॉ भी कोई अलग चीज नहीं है। लॉ भी जो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है वो जो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल लेवल के अंदर भी। जैसे हम कई बार मान्यता लेके चलते हैं कि यार चोरी करना गलत बात है या चोरी करने से गलत चीज
ही एग्जाम्पल सेट है कहीं ना कहीं। तो लॉ भी तो उस पर बन रहा है, आप इंडिविजुअल मॉरलिटी के बेस पे भी इसको समझ रहे हैं कि ये गलत है, और लॉ भी उसको वही चीज बता रहा है। तो किस तरीके से देर आर सिनेरियोस वेयर लॉ रिफ्लेक्ट द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, चोरी करना, करप्शन होना, ब्राइबरी देना एंड एवरीथिंग, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे मॉरल लॉस हम बात कर रहे हैं, अब मॉरल लॉस की समझेगा, टर्म को, टर्मोलॉजीज को समझेंगे, इनके कॉन्सिक्वेंसेज को समझेंगे, इनके इम्पैक्ट को समझेंगे, तब आपके आंसर राइटिंग में वो अप्रोच बहुत बेटर हो सकती है। सर्टन लॉस आर बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली बात है, कुछ लॉस हमारे मॉरल प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ अगेंस्ट मर्डर, ऑब्वियसली बात, किसी को मारना बुरा है, तो इन्फ्लुएंसिंग मॉरल वैल्यूज पे भी ये गलत चीज मानी जाएगी, कल्चरल बेस पे भी गलत मानी गई, सोसाइटल लेवल पे भी गलत मानी गई, रिलीजन बेस पे भी गलत मानी गई, और लॉ के बेस पे भी गलत ही मानी जा रही है, राइट। थेफ्ट करना और करप्शन करना एग्जाम्पल हमने लिए थे ऊपर, दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी मॉरल स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे सोसाइटी के जो मॉरल स्टैंडर्ड्स उनकी बात करी जा रही है कहीं ना कहीं, राइट। Moral guidance is law making. Lawmakers often rely on their own moral beliefs and moral values of society create laws. किस तरीके से सोसाइटी में जो मॉरल लॉस बना रखे, वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो मॉरल वैल्यूज बना रखी, खुद की अपनी कहीं ना कहीं विचारधारा बना रखी, वो भी लोग को बनाती है कहीं ना कहीं। अब एथिक्स इन गवर्नेंस की बात करें, एथिकल गवर्नेंस इन इंडिया, डिस्कस इन जनरल स्टडीज में पेपर 4, जो हमारा पेपर 4 है उसके अंदर जो डिस्कस किया, सीक्स टू इंश्योर दैट ऑफिशियल एक्ट अकॉर्डिंग टू बोथ लीगल स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल वैल्यूज। इस चीज को समझेगा लाइन को। अब ये हम टर्मोलॉजीज को क्यों डिफरेंशिएशन को समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो बेसिकली हम एग्जांपल देख रहे हैं कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो एस्पिरेंट के अंदर, सिविल सर्वेंट के अंदर जो चाहिए ऑफिशियली, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, लीगल स्टैंडर्ड्स और मॉरल वैल्यूज के ऊपर ही अपने डिसीजंस ले। जो भी कैंडिडेट एज एन एस्पिरेंट है, आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाला है, तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं जो सर्च किया जा रहा है एग्जाम में, वो यही चीज है, लीगल स्टैंडर्ड्स और मॉरल वैल्यूज को दोनों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि हो सकता है एज एन आईएएस ऑफिसर आप कई बार ऐसे डिसीजन ले, हमने जैसे एग्जाम्पल पहले भी सीनियर में पढ़ा था, गांव प्लान सॉरी विलेज ए के अंदर 5000 लोग हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाया जा सकता है, एवरीथिंग। बट दूसरे गांव में, विलेजेस में 10,000 लोग हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एवरीथिंग। अब आपको बोला जा रहा है कि किस तरीके से वहां पे डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, या तो विलेज ए को बचाया जाए या विलेज बी को बचाया जाए। तो आप वहां पे बेसिक सी चीज, लीगल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखें, मॉरल वैल्यूज का भी ध्यान रखें, उसी बेस पे डिसीजन ले कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए इसका डिसीजन क्या हो सकता है। आप प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि हम ऐसे केस स्टडीज को और बेटरली अंडरस्टैंड करने में आगे डेवलप कर पाए अपने आप को, कि हाँ, हमें अगर इस तरह की केस स्टडीज आई थी तो हमें इस तरीके से आंसर्स लिखने हैं कहीं ना कहीं, इस तरीके की अप्रोच को रखना है कहीं ना कहीं, राइट। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के तौर पे थोड़ा एग्जांपल्स को समझते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सॉरी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसीटी एंड मॉरलिटी, सॉरी आईपीसी एंड मॉरलिटी। आईपीसी कंटेन्स लॉ प्रोविजन, थेफ्ट, मर्डर, रेप एक्सेट्रा which align with the moral values of the morals most society. Example, not taking someone's property without permission, value human life. अब इंडियन पेनल कोड के अंदर भी जो बोला गया है कहीं ना कहीं, जो लीगल लॉ बनाया गया है जिसके तहत बोला जा रहा है कि थेफ्ट करना, मर्डर करना, रेप करना, ये सब बहुत गलत है या फिर प्रोहिबिटेड होना चाहिए कहीं ना कहीं। वहीं पे मॉरल वैल्यूज सोसाइटी भी तो ये बोली, कोई कल्चर आपको बोल सकता है क्या कि आपको मर्डर करना है या फिर आपको थेफ्ट करना है या एक्सवाइजेड कुछ भी करना है? ऐसा कोई कल्चर नहीं है जो आज के समय में चीज बोलता हो। तो आपको सोच के देखिए किस तरीके से मॉरलिटी भी यहाँ पे लॉ के साथ ही इंगेज हो रही है, ये दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही वर्क करने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। However, not all laws are based on moral principle. For example, some tax laws may be seen more technical and procedural rather than strictly moral. ऑब्वियसली बात है, उसमें टैक्स के अंदर हम देख सकते हैं कुछ लॉ बनाए गए जिसके तहत ओवरऑल हम मेरे इंडिविजुअल लेवल के लिए वो हार्श पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पे वो अच्छा है। तो वहां पे कुछ ऐसे लॉस भी हैं जो इंडिविजुअल मॉरल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी चीज को करेंगे। ये एग्जाम्पल है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को समझिए कि कैसे इंटर रिलेशन भी है और डिफरेंशिएशन में भी देखा जा सकता है एक ही चीज को लेके कहीं ना कहीं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को देखें, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच कैन बी व्यूड थ्रू बोथ लीगल एंड मॉरल लेंसेस। ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल 21 कहता है कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी पर्सन की जो लाइफ है, उसकी जो लिबर्टी, उसकी जो क्या कहते हैं हम बोल सकते हैं, उसके जो एक वो होते हैं ना खुद के पर्सनल बिलीफ एंड एवरीथिंग, उसके काम करने के तरीके, उसको सबको फ्रीडम है कहीं ना कहीं।
बट दोनों को लीगल और मॉरल लेंसेज से देखना जरूरी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 टू इंक्लूड मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड डिग्निटी विच इंक्लूड्स इश्यूज लाइक राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये देखा गया कहीं ना कहीं, राइट। तो आप कुछ सोच के देखिए किस तरीके से यहाँ पे मॉरलिटी जो है वो लॉ के साथ कैसे इंटरलेट कर सकती है। मॉरलिटी एंड लॉ इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में कहाँ देख सकते हैं? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अदर हैव चैंपियन मोरल कॉजेस सच एज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। अब यहाँ पे हमारे लॉ के अंदर हो सकता है कि पहले के समय में जैसे मोनार्ची सिस्टम था उसके तहत अनटचेबिलिटी को, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट को लेके काफ़ी चीज़ें रही होगी कहीं ना कहीं, जो मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सही नहीं मानी जाती थी। पहले भी नहीं मानी जाती थी, आज भी नहीं मानी जाती, बट पहले के समय में वो लॉ के अकॉर्डिंग मोनार्ची सिस्टम कोई भी राजा था उसके तहत ये देखी गई कहीं ना कहीं। तो ये मूवमेंट्स को किस तरीके से यहाँ पे लॉ, मॉरल वैल्यूज को लॉ में एंगेज करने की भी कोशिश की गई है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी के द्वारा। दिस मूवमेंट्स ऑफन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू लॉस। ऑब्वियसली बात, इसी के तहत हमारे समाज में, सोसाइटी में इस चीज को लेकर नए लॉस भी बनाए गए, राइट। जो मॉरल वैल्यूज थी वही लॉस में भी कन्वर्ट हुई। आप इस चीज को समझिएगा, सिर्फ लॉस अकेले इंडिविजुअली बनते हुए जरूरी नहीं, मॉरल वैल्यूज को भी लॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है या होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। कंट्रोवर्सीज, लॉ वर्सेस मॉरलिटी में कंट्रोवर्सीज कहाँ देखी गई? आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी ऑफ डिकेड डिस्पाइट चेंजिंग मॉरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स LGBT plus rights. The legal change in 2018 discriminalize homosexuality, reflecting a shift in societal moral attitude. अब LGBT और इन सबको लेके हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है। आपको सोचिएगा किस तरीके से हम इस चीज को भी अब लॉ के अकॉर्डिंग, मॉरलिटी के हिसाब से देखा जाए, लॉ के हिसाब से इस चीज को गलत माना गया, या हो सकता है गलत माना जाता है थोड़ा हद तक लेवल तक, बट मॉरलिटी लेवल पे दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव एंड एवरीथिंग। तो कॉन्सिक्वेंसेज में किस तरीके से कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, रिफ्लेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये लॉ और मॉरलिटी में चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन देखा गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं यूपीएससी एथिक्स पर्सपेक्टिव से, कहीं ना कहीं पेपर में जो हमारे आ रहे हैं उनके एथिकल डायलामास क्या जनरेट होते हैं। अगर हम लॉ वर्सेस मॉरलिटी की बात करें तो यहाँ पे एथिकल डायलामास क्या है? इन यूपीएससी जनरल पेपर 4 यू मे आस्क टू कंसिडर एथिकल डायलामास वेयर द लॉ एंड मॉरलिटी में कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली बात, एथिकल डायलामास को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे केस स्टडीज में पूछा ही जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे एथिकल डायलामास जनरेट हो रहे हैं, एक कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है कि कोई भी पर्सन किस तरीके से डिसीजन ले, अगर ले तो किस तरीके ले, किस तरीके ना ले। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट एग्जांपल, अ सिनेरियो, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्कवर्स करप्शन इन देयर डिपार्टमेंट, लीगली दे आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट टू द करप्शन, morally however they may fear रिटलाइजेशन और हार्म टू देयर करियर फैमिली। ऑब्वियसली बात, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसको पता लगा कि सोसाइटी में करप्शन हो रहा है या उसके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, अब उसके तहत वो देख सकता है कि लॉ के अकॉर्डिंग करप्शन हो रहा है, तो वो क्या करेगा? कंप्लेन करेगा ना एवरीथिंग। कंप्लेन करेगा तो लॉ के अकॉर्डिंग सही है, मॉरलिटी बेस पे हो सकता है कि उसको इंडिविजुअल फैमिली को बहुत हार्म पहुंचे, कहीं ना कहीं उसके करियर को हार्म पहुंचे, क्योंकि हो सकता है जिसके अगेंस्ट वो करप्शन करने जा रहा है या करप्शन की बात रखने जा रहा है, जिसके अगेंस्ट जिसने करप्शन किया उसकी जो बात रखने जा रहा है वहां पे बहुत पावरफुल कैंडिडेट हो कहने के। तो यहाँ पे एथिकल डायलेमास क्या बन सकते हैं? द ऑफिशियल मस्ट चूज बिटवीन द फॉलोइंग लॉ विच डिमांड्स रिपोर्टिंग और एक्टिंग इन अकॉर्डिंग टू विद देयर मॉरल वेज विच माइट सजेस्ट दैट एक्सपोजिंग करप्शन में हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस टू। अब एथिकल डायलेमास क्या बने? किस तरीके से यहाँ पे दो तरह की चीजें हो रही, या तो वो मॉरल वैल्यूज को सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे उसके कहीं ना कहीं हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ रहे हैं, अगर नहीं करता है तो लॉ के अकॉर्डिंग वहां पे रिएक्ट नहीं करता है, जो उसकी डिमांड है, बेसिक सी डिमांड है, वो भी गलत है कहीं ना कहीं। तो ये दो तरह के पर्सपेक्टिव कंफ्यूजन बन रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसी को हम एथिकल डायलेमास बोल रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है, उनमें कैसे डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो वो गलत ही है, अगर करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे लॉ के अकॉर्डिंग गलत है, बट मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो वो सही भी है कहीं ना कहीं। तो ये एथिकल डायलेमास कहते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये केस स्टडीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल 2 देखिए, यूथनेशिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यूथनेशिया इज द प्रोसेस जहां पे हमने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से आज के समय में जब किसी पर्सन को
मेडिकली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है, एक्सवाइजेड कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो अपने काम खुद नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में रिहैबिलिटेशन सेंटर में बैठा है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स, और उसकी फैमिली उसका बर्डन उठा रही कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे उसको डेथ घोषित कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, या फिर उसको बचाए रखना चाहिए उसके, या फिर वो कोमा में है तो कोमा से बाहर निकलने का वेट करना चाहिए एवरीथिंग। तो उसको प्रोसेस को यूथ नेशा बोल रहे हैं हम कहीं ना कहीं। यूथ नेशा इज मर्सी किलिंग इज ए लीगली इन इंडिया, इलीगल इन इंडिया, सॉरी, इंडिया में इलीगल है अंडर द इंडियन पेनल कोड। However, some individuals argue that it morally right to end the life of a person suffering from the incurable illness with no chance of recovery. बात समझिए किस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, मर्सी किलिंग के तहत इंडियन पेनल कोड के अंदर अलाउड ही नहीं मर्सी किलिंग एंड एवरीथिंग करना, यूथ नेशा देना। बट मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो उसके एंड को वहाँ पे लाइफ कर देना चाहिए, एंड लाइफ को एंड कर देना चाहिए। एक हद तक कितना अपन सपोर्ट कर पाएंगे, कितना उसको बचा पाएंगे, पता नहीं ना हमें कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पता है हम उसको क्योर नहीं कर सकते, अब भी नहीं कर सकते, इन फ्यूचर कर पाए, अभी नहीं कर सकते, तो उसको यूथनेशिया देना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस तरीके की मॉरल वैल्यूज और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आया कहीं ना कहीं। एथिकल डायनामस, अब यहाँ पे कुछ मॉरल राइट इसको एग्री भी करते हैं, जैसे जैनिज्म के अंदर देखिए, जैनिज्म के अंदर तो इसको एक्सेप्ट भी किया गया है विद द नेम संतारा। आप खुद सोच के देखिए, यूथनेशिया को अगर लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मॉरल बेस पे जैनिज्म में अलाउ भी किया गया है विद द नेम ऑफ संतारा, जिसके तहत इंसान को खाना पीना ये सब छोड़ना होता है टिल द लाइफ एंड्स। पेनल कोड के अकॉर्डिंग गलत है, लॉ के अकॉर्डिंग गलत है, मॉरल वैल्यूज के बेस पे, रिलीजन बेस पे उन्होंने अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं कहीं ना कहीं, जो सही माने गए उनके तरह कहीं ना कहीं जैनिज्म के अंदर सही माने गए। तो आप खुद सोच के देखिए, यूथ नेशन कैसे लॉ को भी डिस्क्राइब कर रहा है कि लॉ लीगल इलीगली चल रहा है एंड एवरीथिंग इलीगल है कहीं ना कहीं, वहां पे मॉरलिटी के बेस पे इसको सही भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं। तो डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियर होगा, लॉ और मॉरलिटी कैसे डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं कहीं ना कहीं। एथिकल डायनामस, हाउ शुड द लॉ बैलेंस द मॉरल आर्ग्यूमेंट ऑफ एंडिंग सफरिंग विद सैनिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे एथिकल डायनामिक्स जनरेट हो गए, कंफ्यूजन सेट ऑफ थॉट प्रोसेस में डिफरेंशिएशन को जनरेट किया गया कहीं ना कहीं, राइट। तो एट द कंक्लूजन आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा किस तरीके से लॉ और मॉरलिटी में आखिर डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे एक चीज हम लास्ट देखते हैं, बैलेंसिंग लॉ एंड मॉरलिटी इन गवर्नेंस। हम गवर्नेंस और इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पावर में जब आएंगे, लॉ एंड मॉरलिटी को कैसे बैलेंस सकते हैं, वो जरूरी। एग्जाम में भी ये चीज चेक की जा रही है, हमने यही बात करी थी, एग्जाम में भी आपके लॉ और मॉरलिटी को कैसे बैलेंस रख के आप डिसीजन ले रहे हैं, उसकी बात करेंगे। हम कई सारे केस स्टडी सॉल्व करेंगे आगे, कोई ना कहीं केस स्टडीज के अंदर हम इस चीज को रिफ्लेक्शन में पढ़ते ही हैं। आप लॉ का भी ध्यान रख रहे हैं, मॉरलिटी ग्राउंड पे भी, जो ह्यूमैनिटी लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं। इन ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, लॉ एंड मॉरलिटी ऑफन कॉम्प्लीमेंट each other but do not always align perfectly. While law provide a framework for governance and social order, morality guides personal and collective decision about what is right and just. The challenge in governance lies in finding a balance between enforcing legal norms and upholding moral values, often requiring nuance and decision making and ethical reasoning. किस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे किस तरीके से अपहोल्डिंग हो रही, किस तरीके से हम बैलेंस रखने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से बैलेंस रखा जा सकता है, उस चीज की चीजें हो रही। फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी इज क्रूशियल, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटी सेक्शन बट ऑल्सो फॉर एथिक्स पेपर। लॉ को समझना जरूरी है क्योंकि हमारे दूसरे पेपर पॉलिटी सेक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं, बट एथिक्स के पेपर में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मोरालिटी को भी समझना होगा। व्हेन यू विल बी आस्क्ड टू कंसीडर एथिकल सिनेरियोज that require you to navigate between moral and legal dimensions। अब यही चीज हमारी बात हो रही, एथिकल डायलेमास जब जनरेट होंगे ना कहीं एथिकल डायलेमास को लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब यहीं पे मॉरल और लीगल डायमेंशंस को स्कैटर कैसे कर सकते हैं, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक हमेशा एथिकल डायलेमास में आप इस चीज को समझेगा, लॉ वर्सेस मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट को घुसाया ही जाएगा केस स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं, आता है कहीं ना कहीं, राइट। तो आप खुद सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कितना शानदार टॉपिक था, और किस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन को समझना भी बहुत जरूरी था। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। इन केस आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पे भी डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं हमें, यहाँ पे कमेंट कीजिए, वी विल ट्राई टू कवर ऑल द सिलेबस फॉर यू, राइट।
आप इसी सीरीज को कंटिन्यू के साथ देखते रहिए ताकि हम इस एथिक्स के पेपर को बहुत बेटरली समझ के सॉल्व भी कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।